दोस्तों, हमारा सौरमंडल बहुत ही अनोखी जगह है जिसमें करीब 8 प्लैनेट मौजूद है। सौरमंडल के अंतिम छोर पर मौजूद है हमारा 8वां ग्रह नेपच्यून। सूर्य से दूर होने के कारण इस पर बर्फ जमी रहती है। इस कारण इस प्लैनेट को आइस जायंट भी कहते हैं। नेपच्यून की दुनिया के बारे में कई ऐसे राज है जो नासा ने पता करने की कोशिश की थी। इस प्लैनेट पर अंतरिक्ष यान को भी भेजा गया। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा है जिसे नासा ने अपने अंतरिक्ष यान के जरिए कैमरे में कैद किया था। ये उन प्लैनेट में गिना जाता है जिसकी कोई अपनी सतह नहीं है। साथ ही इसके आसमान में आप नजर डालोगे तो इसमें आपको 14 चंद्रमा नजर आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपको वहां आसमान में खूबसूरत रिंग का नजारा भी देखने को मिलेगा। और क्या आपको पता है कि नेपच्यून पर की गई कई रिसर्च और स्टडीज बताती है कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह नहीं है, बल्कि यह लगातार गर्म हो रहा है। चलिए नेपच्यून की दुनिया की गहराई से स्टडी करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नेपच्यून ग्रह के रिंग्स। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले शायद नेपच्यून के रिंग्स के बारे में ज्यादा ना सुना हो, क्योंकि जब किसी प्लैनेट्स के रिंग्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल सैटर्न प्लैनेट ही आता है, क्योंकि हमने हमेशा से ही फोटोज में सैटर्न के चारों ओर कई बड़े बड़े रिंग्स को देखे हैं। लेकिन नेपच्यून ग्रह के साथ हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और एक समय ऐसा भी था जब नासा के वैज्ञानिकों को भी पता नहीं था कि नेपच्यून के पास भी अपने रिंग्स मौजूद है। नेपच्यून के रिंग्स के बारे में हमें 22 अगस्त साल 1990 को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के जरिए पता चला, जिसे साल 1977 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इस समय तक भी हमें नेपच्यून के रिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। पर समय के साथ साथ नेपच्यून ग्रह पर कई रिसर्च की गई और आखिर में हमें नेपच्यून के रिंग के बारे में कई नई जानकारियां मिली, जिसके चलते हम ये पता लगा पाए कि नेपच्यून के चारों ओर करीब 6 रिंग मौजूद है, जिनमें से 4 का निर्माण अभी भी हो रहा है। पर नेपच्यून के इन रिंग्स को आप पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, क्योंकि नेपच्यून के ये रिंग काफी ज्यादा पतले हैं। इनके बीच काफी ज्यादा खाली जगह मौजूद है, जिसके कारण लाइट काफी आसानी से इनके बीच से होकर नेपच्यून ग्रह तक पहुंचती है। और ज्यादा लाइट के इनसे ना टकराने के चलते हम नेपच्यून ग्रह से ज्यादा दूरी पर रहकर इन रिंग्स को आसानी से नहीं देख सकते। और यही कारण है कि नेपच्यून के रिंग्स को अच्छे से देखने और उन पर स्टडी करने के लिए हमें उसके पास जाने की जरूरत है, तभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ जान पाएंगे। यही कारण है कि नासा ऐसे कई मिशंस पर काम कर रहा है जो नेपच्यून ग्रह के काफी पास जा सकेंगे, जिससे हम इसके रिंग्स और नेपच्यून के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपच्यून के इन रिंग्स का निर्माण नेपच्यून ग्रह की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण उसके कुछ चंद्रमाओं के आपस में टकराने से हुआ है, जो आज से कई बिलियन साल पहले आपस में टकराए होंगे, जिसके बाद इनके टुकड़े नेपच्यून के चारों ओर फैल गए होंगे, जिन्होंने बाद में नेपच्यून की रिंग का निर्माण किया होगा। पर एक बुरी खबर यह है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लंबे समय तक नेपच्यून अपने इन रिंग्स को बनाए नहीं रख पाएगा, क्योंकि नेपच्यून की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण समय के साथ ये सभी एस्ट्रॉइड काफी तेजी से नेपच्यून के करीब आ रहे हैं और शायद कुछ हजार सालों में यह सभी नेपच्यून ग्रह से टकरा जाएंगे और नेपच्यून के सभी रिंग गायब हो जाएंगे, जैसे लगेगा मानो पहले वहां थे ही नहीं। नंबर 2, नेपच्यून ग्रेट डार्क स्पॉट। अगर मैं आपसे कहूं कि नेपच्यून पर एक ऐसा बर्फीला तूफान चल रहा है जिसका आकार हमारी पृथ्वी जितना बड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर यह सच्चाई है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो नेपच्यून ग्रह पर करीब 350 सालों से ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक तूफान चल रहा है, जिसमें चलने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी करीब 2 गुनी है। इसे भी सबसे पहले नासा के वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही देखा था। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए इसके बारे में रिसर्च करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि तूफान तब बनते हैं जब किसी ग्रह के वातावरण में मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर, हीट और समुद्र मौजूद होते हैं। और नेपच्यून ग्रह पर चलने वाले सभी तूफान भी हमें यही बताते हैं कि वहाँ ये सभी चीजें मौजूद है। पर ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नेपच्यून ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, जहाँ पर सूरज की इतनी रोशनी पहुंचती ही नहीं है कि वहाँ का वातावरण गर्म रह सके। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में ये भी सामने आया कि नेपच्यून ग्रह का तापमान समय के साथ लगातार बढ़ रहा है, और ये भी काफी चौंकाने वाली बात है। नंबर 3, नेपच्यून ग्रह के तापमान का लगातार बढ़ना।
नेपच्यून पूरी तरह से वाटर, अमोनिया और मीथेन से बना है, जिसके एटमॉस्फेयर में भी ज्यादातर मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मौजूद है। और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से करीब 30 गुना ज्यादा दूरी पर यह मौजूद है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी यहाँ तक पहुंचने में लगभग 4 घंटों का समय लग जाता है और बहुत कम मात्रा में ही सूरज की रोशनी और गर्मी यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि इतना कम सूरज की रोशनी मिलने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा गर्म है। और सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि कई रिसर्च तो ये भी कहती है कि ये सूरज से मिलने वाली गर्मी से करीब 2 गुना गर्मी अपने अंदर पैदा करता है। और ये काफी अजीब बात है, क्योंकि किसी बर्फ और पानी से बने ग्रह के अंदर अपने आप गर्मी का पैदा होना काफी ज्यादा अजीब लगता है। और इसके पीछे का क्या कारण है ये वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाए हैं। नंबर 4, नेपच्यून पर हीरों की बरसात। दोस्तों, नेपच्यून सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जहां से लगातार आसमान से बड़े बड़े हीरों की बरसात होती रहती है। और नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि नेपच्यून के अंदर कई जगह पर हीरों के कई बड़े बड़े भंडार मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद है। नेपच्यून पर मौजूद इन हीरों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इनकी कीमत हम इंसान शायद कभी लगा ही नहीं पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर नेपच्यून पर इन हीरों की बरसात क्यों होती है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नेपच्यून का एक बड़ा हिस्सा मीथेन से बना है, क्योंकि ये ग्रह काफी बड़ा है, इसलिए इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके अंदर कई जगह पर यह मीथेन टूटकर बिखरने लगती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, जिसके बाद मीथेन यानी CH4 में मौजूद कार्बन नेपच्यून के खतरनाक दबाव और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करीब आने लगते हैं और ठोस डायमंड यानी हीरो में ये बदल जाते हैं। नेपच्यून ग्रह पर इन हीरों की बरसात में एक खास बात यह भी है कि कई बड़े वैज्ञानिक नेपच्यून ग्रह के बढ़ रहे तापमान को और नेपच्यून ग्रह पर होने वाली हीरों की बरसात से जोड़कर देखते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जब नेपच्यून ग्रह पर बहुत ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते डायमंड की बरसात होती है, तो क्योंकि नेपच्यून पूरी तरह से बर्फ और पानी से बना है, इसलिए ये डायमंड समय के साथ नेपच्यून की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण उसके कोर तक पहुंच जाते हैं, जहां ये समय के साथ इकट्ठा होते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। और इसी टकराने के चलते जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, उससे ही गर्मी यानी हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, जो इसकी कोर से होते हुए पूरे ग्रह तक पहुंचती है और इसके एटमॉस्फेयर को भी वो गर्मी गर्म कर देती है, जिसके कारण इस पर ठंडी और गर्म हवाओं के अजीब पैटर्न का निर्माण होता है, जो इस पर ग्रेट डार्क स्पॉट जैसे बड़े तूफानों को जन्म देता है और समय के साथ नेपच्यून के बढ़ते तापमान के लिए भी जिम्मेदार है। पर परेशानी यह है कि अभी तक ये थ्योरी साबित नहीं हुई है और हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून ग्रह के इतने करीब नहीं पहुंचा है कि हम इस थ्योरी को साबित कर सके। इसको देखते हुए कुछ समय पहले एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रुप, जिसका नाम कॉन्सेप्टल एक्सप्लोरिंग रिसर्च है, उसने नासा के सामने आर्केनम नाम के एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की बात कही। नासा को भी ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आया, जिसे 2030 या उसके बाद लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 21 मैट्रिक टन का होने वाला है, जिसके अंदर कई एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस लगाए जाएंगे और इसकी मदद से नेपच्यून के जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर और कोर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसकी मदद से हम नेपच्यून ग्रह के मून्स पर भी रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में नासा के साथ साथ एलोन मस्क की कंपनी SpaceX भी शामिल है और आर्केनन स्पेसक्राफ्ट को SpaceX के स्टारशिप रॉकेट से लॉन्च किए जाने की भी बात की जा रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आर्केनन स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम नेपच्यून ग्रह की सभी मिस्ट्रीज को सुलझा लेंगे। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम में काइपर बेल्ट और उसमें मौजूद कई एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करने के लिए भी भेजा जाएगा, ताकि हमारे सोलर सिस्टम को हम और भी ज्यादा अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।